ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी कि हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, राइट। डाइवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं अमॉन्ग्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो जहाँ तक क्लास है लास्ट लेक्चर की या लास्ट क्लास की, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था। देखो, हमने स्टार्ट किया था किंगडम सिस्टम्स, राइट। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा रिकॉल करें तो किंगडम सिस्टम्स में हमने हिस्टोरिकली जो किंगडम सिस्टम आज यूज़ नहीं भी की जाती उनकी डिटेल्स पढ़ी, सिर्फ ये समझने के लिए कि वो क्यों रिजेक्ट की गई या व्हाट वेयर द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑल दोज किंगडम सिस्टम्स विच वेयर प्रोवाइडेड गिवन बट नॉट इन यूज़। जैसे कि टू किंगडम सिस्टम, सबसे पहली किंगडम सिस्टम है जो दी गई, उसको हमें दिया था कैरोलस लिनायस ने, ठीक है ना। और उस किंगडम सिस्टम के हिसाब से सभी ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया, दैट वाज प्लांटी एंड एनिमैलिया। बट देयर वर सेवरल ड्रॉबैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर किंगडम सिस्टम, जो हमने सारे के सारे ड्रॉबैक्स कल कंसिडर किए, मतलब प्रीवियस क्लासेस में कंसिडर किए हैं कि क्यों भाई कि वो किंगडम सिस्टम जो है वो फॉलो नहीं की गई। फिर उसके कुछ ड्रॉबैक्स को निकाल कर या कुछ ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए दूसरी किंगडम सिस्टम प्रोवाइड हुई, जो अर्नस्ट हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने हमको दी, टैक्सोनॉमिस्ट ने हमको दी, दैट वाज कॉल्ड थ्री किंगडम सिस्टम। द थर्ड किंगडम एडेड वाज प्रोटिस्टा, राइट। फिर प्रोटिस्टा किंगडम ऐड करने के बाद जो थ्री किंगडम सिस्टम बनी उसमें भी कुछ लूप होल्स थे, राइट, सम लूप होल्स वर देयर, राइट। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दोज रिमेनिंग लूप होल्स और ड्रॉबैक्स, चौथा किंगडम ऐड किया गया कोपलैंड द्वारा, फोर किंगडम सिस्टम, जिसमें मोनेरा एज अ फोर्थ किंगडम ऐड किया गया। लेकिन फिर भी कुछ ड्रॉबैक्स बचे, तो इन सभी ड्रॉबैक्स को रेक्टिफाई करके फाइनली जो एक रेक्टिफाइड बोलो या फिर प्रॉपर जिसमें चीज़ों को डिवाइड किया गया है, ऐसी किंगडम सिस्टम हम कहें तो वो है फाइव किंगडम सिस्टम। फिर हमने फाइव किंगडम सिस्टम के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि कैसे फाइव किंगडम सिस्टम डिवाइस की गई। R.H. Whittaker was the name of scientist who provided us with five kingdom system, and as this is a palm of the hand, there was a diagram like this palm where we have described in detail कि which are the basis, कौन कौन से ऐसे बेसिस या पिलर्स है जिनके बेस पे फाइव किंगडम सिस्टम खड़ी है। जैसे आप रिकॉल करो कौन कौन से क्राइटेरियाज या कौन कौन से बेसिस हम फाइव किंगडम सिस्टम के लिए कंसीडर करते हैं। सबसे पहला डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन और टाइमलाइन ऑफ इवोल्यूशन, मतलब पहले कौन आए और बाद में कौन। उसके बाद सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वेदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। एंड फाइनली ecological role means what organism do in an ecosystem where it lives, whether it's a producer, consumer or decomposer। तो ये सारे क्राइटेरिया अप्लाई करके फाइव किंगडम सिस्टम के पांच किंगडम्स बनाए गए, जिसको हमने कल डिटेल में एनलिस्ट किया था और ब्रीफ में डिस्क्राइब भी किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया, ये पांच किंगडम्स फाइव किंगडम सिस्टम के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए बनाए गए R.H. Whittaker द्वारा, जिसको हम फाइव किंगडम सिस्टम भी कहते हैं। तो अभी हमारा काम क्या है बचा हुआ कि इसमें से हर एक किंगडम को डिटेल में डिस्क्राइब करना, ठीक है ना, या हर एक किंगडम के बारे में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें जानना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक या पहले किंगडम से, जिसका नाम मोनेरा है ना। कुछ बेसिक बातें तो हम ज़रूर जानते हैं मोनेरा के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बातें जो शायद हम नहीं जानते वो उनके साथ हम मोनेरा इस किंगडम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसमें से सबसे पहली बात जो आएगी वो है उसका डिस्क्रिप्शन, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट फिर से एक बार देख लो कि क्या है। What you can see
ये जो चीज़ लिखी है, इट्स नथिंग बट एन डिस्क्रिप्शन फॉर किंगडम मोनेरा, वेयर यू कैन सी दैट इट इज अ किंगडम ऑफ यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, मोनेरा ये किंगडम वैसे तो कोपलैंड द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक, और 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा ये जो किंगडम है ये एक्सक्लूसिवली, वाई आई एम सेइंग एक्सक्लूसिवली, क्योंकि मोनेरा किंगडम के अलावा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और किसी किंगडम में नहीं। जितने भी दुनिया भर के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है या प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उन सभी को इस इकलौते किंगडम में इनकॉर्पोरेट किया गया है जिसका नाम है मोनेरा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और जैसे कि हमने पहले भी कई बार अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ा है कि दुनिया भर में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, व्हाट आई एम सेइंग, whatever is the type and number of prokaryotic organism known to us, none of them is multicellular. None of them is multicellular. It typically means all the prokaryotic organisms are by default or compulsorily unicellular, right? And as you know, the size of a single cell, in this case a single cell is whole organism, right? And a size of a single cell is in the range of micrometers, not even a millimeter. It is in the range of micrometers, that is around 10 lakh or 1 millionth unit of a meter, right? तो फिर 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा इस साइज रेंज की अगर एक सेल होती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक और ऑब्जर्व दैट सेल विथ नेकेड आइज. That's why the term microscopic. Is it okay? That's how the description goes कि Monera is a kingdom for unicellular prokaryotic microscopic organisms, and out of these 3 things you should elaborate this. Okay, you already know the fact कि prokaryotic का मतलब होता है without true nucleus. Prokaryotic simply means no true nucleus, or if you elaborate even this statement, it goes like the genetic material lies directly in cytoplasm. Okay, genetic material is DNA, no doubt, but it is not in the form of typical condensed chromosomes as you see in case of eukaryotic cells. Is it okay? But this genetic material in case of prokaryotic cell is in the form of nucleoid, okay, which is lying directly in cytoplasm. Okay, there is no membrane covering it. जैसे यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल या डीएनए जो कि क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होता है, उसको कवर करने के लिए सेपरेट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियस. लेकिन सेल अगर प्रोकैरियोटिक हो, मतलब मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स है, उनके अंदर का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए जो उसका केमिकल नेचर है, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, ना कि न्यूक्लियस, क्योंकि वो न्यूक्लियस की तरह मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, नेकेड होता है. ओके, और एक बात, द जेनेटिक मटेरियल इन मोनेरंस मतलब मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म, मोनेरन. तो जेनेटिक मटेरियल इन मोनेरंस इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स. ओके, हमने क्रोमोसोमल बेसिस चैप्टर
अभी रिसेंटली ख़त्म किया है। तो जब हम क्रोमोसोम पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि भाई क्रोमोसोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ डीएनए, राइट, वेयर डीएनए इज हाईली कॉइल्ड एंड रिकॉइल्ड टू प्रोड्यूस अ क्रोमोसोम. So around what DNA basically coils itself? So it is histone protein. ठीक है ना. क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए कंडेंस होने के लिए वो खुद को किस पर्टिकुलर प्रोटीन पे खुद को कॉइल करता है या सराउंड करता है? द नेम ऑफ अ प्रोटीन इज हिस्टोन प्रोटीन. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल. Any eukaryotic cell in the world will have its DNA or genetic material associated with histone proteins, but only in eukaryotes. We are talking about monerans, and all monerans are prokaryotes. So none of the moneran or none of the organism belonging to kingdom Monera will have histone proteins associated with their DNA. That's what the point is. Okay, then cell wall, if present, contain peptidoglycan और म्यूरेन. ये हम ऑलरेडी सेल जब आपने बहुत शुरुआती दौर में पढ़ा था तब ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में केमिकली डिफरेंट होता है, राइट. अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो नन ऑफ द एनिमल सेल हैज़ सेल वॉल, सो नो क्वेश्चन ऑफ एनी केमिकल कंपोजिशन. रहा सवाल प्लांट की सेल वॉल का, तो प्राइमरी वॉल इज कंसिडर्ड एज true layer of the cell wall and it is made up of cellulose primarily, as you know this. Typically if we talk about fungal cell wall, you already know because it is all done in cell that it is made up of fungal cellulose, जिसको हम चिटिन भी कहते हैं, a nitrogen containing polysaccharide. बायोमोलेक्यूल्स में पढ़ चुके हैं हम. और उसी तरह से अगर किसी प्रोकैरियोटिक सेल के सेल वॉल की बात करें तो अगर वो है, क्योंकि कुछ प्रोकैरियोट्स या कुछ मोनेरन्स ऐसे हैं जिनके सरफेस पे सेल वॉल नहीं होती, लेकिन अगर है तो इट इज मेड अप ऑफ केमिकली इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरेन. यू नो दिस फैक्ट ऑलरेडी, जस्ट कंसिडरिंग बिकॉज इट इज द टॉपिक वेयर वी नीड टू कंसिडर सम फैक्ट्स. It is one of them. Is it okay? Then this fact is also known to you, what I am writing next. As all members of Monera, मतलब monerans, are prokaryotic, none of them bears any membrane bound organelle. क्योंकि सभी मेंबर्स मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले सभी मेंबर्स प्रोकैरियोटिक है, उनमें से कोई भी मेंबर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, इनमें से कोई भी ऑर्गेनेल इनमें से किसी भी मेंबर में प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. इज इट ओके? नाउ देखो एक एक करके अगर तुम पॉइंट्स पे ध्यान से गौर से देखो तो हम 5 किंगडम सिस्टम जिन 5 क्राइटेरियाज पे बेस्ड है वो 5 क्राइटेरियाज आपको यहाँ कहीं ना कहीं मिलेंगे. जैसे मोनेरा बोलने के बाद पहला क्राइटेरिया यहीं पे क्लियर हो जाता है कि वी आर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर किंगडम फर्स्ट इन अ सीक्वेंस. इट शोज दैट इट इज फर्स्ट इन अ ऑर्डर टू अराइव ऑन अर्थ. अर्थ पे सबसे पहले मोनेरा इस किंगडम के मेंबर्स आए, तो ये पहला क्राइटेरिया पूरा हुआ.
उसके बाद यहाँ दूसरा क्राइटेरिया पूरा हुआ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाइज ऑल द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा आर यूनिसेल्युलर। यहाँ पे तीसरा क्राइटेरिया पूरा हुआ, और ये सब तीसरे क्राइटेरिया से जुड़ी हुई चीज कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेल इज ऑफ प्रोकैरियोटिक टाइप। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। नाउ चौथा क्राइटेरिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंबर्स ऑफ मोनेरा इज ऑफ टू टाइप्स। जो दो बेसिक टाइप के मोड ऑफ नरिशमेंट या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो दोनों ही मोड ऑफ नरिशमेंट या न्यूट्रिशन हमको मोनेरा किंगडम के मेंबर्स में देखने को मिल जाते हैं। कौन से? तो सिंपल सी बात, मोनेरा किंगडम्स को बिलोंग करने वाले मेंबर्स ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी। अब इसका मतलब फिर से बताने की ज़रूरत एटलीस्ट तुम्हारे लिए तो नहीं होनी चाहिए, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या। तो आगे बढ़ते हैं हम कि अगर मेंबर ऑटोट्रॉफिक है तो वो फिर से दो टाइप के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। ठीक, अगर मेंबर्स ऑटोट्रॉफिक है तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक, अब इसको शायद हमको इलैबोरेट करना पड़े, वैसे तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा है हमने, तो ये भी समझ में आना चाहिए, बट लेट्स सी व्हाट इज दिस। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स मतलब वो ऑटोट्रॉप्स, ओके यहाँ लिख लेते हैं, ऑटोट्रॉप्स दोज यूज लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। जैसे आप देखो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। व्हाई? बिकॉज प्लांट्स ट्रैप सनलाइट, use it as a source of energy and convert carbon dioxide and water into glucose, that is inorganic CO2 and inorganic H2O combined to form organic glucose, and for that use of energy is from sunlight, so they are photosynthetic। ऑटोट्रॉप्स तो है ही, लेकिन लाइट का सोर्स सनलाइट है तो फोटोसिंथेटिक, एनर्जी का सोर्स लाइट है तो फोटोसिंथेटिक। अब ये कौन है? तो सिंपल सी बात, ऑटोट्रॉप्स दोज यूज केमिकल्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर कोई केमिकल के ऑक्सीडेशन से निकलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता हो तो उस ऑर्गेनिज्म को भी हम ऑटोट्रॉप ही कहेंगे, क्योंकि इट इज एबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक फूड। बट व्हाई दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक देन? दे आर ऑटोट्रॉप्स बट दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक बिकॉज ऑफ source of energy for them is not light, but the source of energy for these kind of autotrophs is oxidation of certain chemicals like sulfur resources, है ना, या फिर नाइट्रोजन रिसोर्सेस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करके निकलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए अगर फूड बनाने के लिए, तो वो ऑटोट्रॉप्स ही हुए। लेकिन केमिकल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है सर्टन केमिकल, तो यार कीमो ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, एंड दीज आर यूजिंग दोज यूजिंग लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सो दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल अगर हम ले तो इसका एग्जाम्पल
नोस्टॉक, ये नाम सुन रखे हैं हमने इधर उधर, तो अभी जान लो कि नोस्टॉक जो है वो एक साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया ये जनरल टर्म हम उन बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं या उन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या उन मोनेरन्स के लिए यूज करते हैं जो फोटोसिंथेटिक है, मतलब जो लाइट को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। दे आर ऑल कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल नोस्टॉक। और कुछ एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं जैसे कि क्लोरोबियम स्पीशीज। एग्जाम्पल डजेंट मैटर मच, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं हम कि भाई ये जो क्लोरोबियम या फिर ये जो नोस्टॉक टाइप के ऑर्गेनिजम्स है ये प्रोकैरियोटिक है और क्या कर सकते हैं, खुद का फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो कंटेन पिगमेंट सिस्टम विद इन देम। सो एज दे कैन फिक्स द लाइट एनर्जी एंड प्रोड्यूस देयर ओन फूड, नोस्टॉक और क्लोरोबियम नाई टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो उसी लाइन में आगे अगर हम देखें तो कीमोसिंथेटिक जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, वैन नील का एक्सपेरिमेंट याद करो, ठीक है ना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, लेकिन वो लाइट फिक्सिंग था। ये सिर्फ सल्फर बैक्टीरिया है। क्यों सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं इसे या थायोबैसिलस कहते हैं इसे, क्योंकि ये सल्फर रिसोर्सेज जो होते हैं, मतलब जहाँ पे सल्फर इनऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाता है ना, वहाँ पे सल्फर के सोर्सेस या रिसोर्सेस को ऑक्सीडाइज करके उस ऑक्सीडेशन से निकलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करके ये ऑर्गेनिजम्स वही काम करते हैं जो प्लांट्स करते हैं। मतलब क्या, तो या ये वाले साइनोबैक्टीरिया करते हैं, मतलब क्या, तो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करने का। फर्क है सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी नीडेड में। एनर्जी नीडेड इज एटीपी, बट एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम लाइट, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम केमिकल। सो बोथ आर ऑटोट्रॉप्स बट नेचर इज डिफरेंट. So this is what you can say for members of Monera. Those are autotropic. They are either photosynthetic autotrophs or chemosynthetic autotrophs. रहा सवाल हेटेरोट्रॉप्स का, तो हम जानते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स किसे कहा जाता है ना। हेटेरोट्रॉप हम हर उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो किसी भी तरीके से अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, राइट। तो फिर ऐसे केस में फूड ऑब्टेन करने का तरीका क्या है, या फिर फूड ऑब्टेन करने के लिए किसे यूज किया जाता है, इस बेसिस पे हेटेरोट्रॉप्स के या हेटेरोट्रॉफिक मोनेरन्स के दो प्रकार, एक जिन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स और दूसरे जिन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। इनका फर्क भी हमने यहाँ वहाँ कई बार पढ़ा है, अभी थोड़ा स्पेसिफिकली समझ लेते हैं फिर से एक बार। वैसे तुमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि फर्क इन दोनों में क्या है। फिर से वही बात, पैरासाइट्स भी हेटेरोट्रॉप्स, सैप्रोफाइट्स भी हेटेरोट्रॉप। फर्क क्या है, तो फर्क है डिपेंड अपॉन लिविंग होस्ट, एंड सैप्रोफाइट्स किसे कहते हैं, डिपेंड अपॉन डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, है ना। जो मोनेरल्स या मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले जो हेटेरोट्रॉप्स किसी लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट है अपने फूड के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उन मोनेरन्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। और जो हेटेरोट्रॉप्स मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स किसी डेड या डिकेड मटेरियल को यूज करके अपना पेट भरते हैं या अपने लिए रिक्वायरमेंट जो है फूड की वो पूरी करते हैं, ऐसे हेटेरोट्रॉफिक मोनेरन्स को हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो जो सैप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉप्स है या सैप्रोफाइटिक मोनेरन्स है
वो जनरली नेचर में कौन सा रोल अदा करते हैं? डिकम्पोजर्स का, है ना। ये कौन हुए? ये हुए कंज्यूमर्स, और ये कौन हुए? ये हुए प्रोड्यूसर्स। तो देखो आपके पांचों क्राइटेरिया यहाँ पे आपको पूरी तरह से दिख जाएंगे फाइव किंगडम सिस्टम में, जिस बेस पे फाइव किंगडम सिस्टम खड़ी है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर मतलब इकोलॉजिकल रोल, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोकैरियोटिक मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और फर्स्ट किंगडम मतलब इवोल्यूशनरी स्केल पे सबसे पहले आए हुए ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब एडिशनल कुछ बात करें तो बहुत सारे मोनेरन्स, ठीक है ना, यूजफुल भी है और बहुत सारे मोनेरन्स हमारे लिए हार्मफुल भी है, जैसे कि एस टाइफी या फिर डिप्लोकोकस न्यूमोनी या फिर विब्रियो कॉलरे, ये पैथोजेनिक मोनेरन्स है ना, क्योंकि ये कॉलरा कॉज करता है, ये निमोनिया कॉज करता है, ये टाइफॉइड कॉज करता है। मतलब ये मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले उन ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है जो पैरासाइट्स है, क्योंकि हम लिविंग होते हैं ना, हम में ये डिसीज कॉज करते हैं तो होस्ट लिविंग है, तो ये हुए सब पैरासाइट्स। लेकिन ये सिर्फ पैरासिटिक नहीं होते, ये हम में डिसीज भी कॉज करते हैं, तो इनको हम स्पेसिफिकली पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस मतलब डिसीज प्रोड्यूस करने वाला कोई भी एजेंट, तो ये पैथोजेनिक मोनेरन्स हुए। अब थोड़ा इधर ध्यान दो, अजोटोबैक्टर, राइजोबियम, ये कैसे मोनेरन्स है? तो ये यूजफुल मोनेरन्स है बिकॉज दे फिक्स नाइट्रोजन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट। हवा में प्रेजेंट नाइट्रोजन को सॉइल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके उसे प्लांट के लिए अवेलेबल बनाने का काम ये ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जो कि मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले बैक्टीरिया के टाइप्स है। अजोटोबैक्टर, राइजोबियम, नाम जरूर सुना होगा। तो ये हार्मफुल है क्या? ये हार्मफुल है क्योंकि ये डिसीज कॉज करते हैं। लेकिन ये कैसे मोनेरन्स है? हमारे लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूजफुल मोनेरन्स है। देन हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मोनेरन है। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री जो है, खास करके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, उसमें लैक्टोबैसिलस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट फ्रॉम इडली डोसा टू dahi and cheese and paneer, all these things are produced because of fermentation, and fermentation of the milk is carried out or say done by using different varieties of lactobacillus, which is a kind of bacteria, again moneran. Then your bacillus species या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज, ये ऐसे मोनेरन्स है जिनसे हम आज भी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं कमर्शियल स्केल पे। तो फिर एंटीबायोटिक बनाना क्यों ज़रूरी है ये आप सब जानते हो ऑलरेडी, कि एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट डिसीजेस, राइट। दीज आर द एजेंट्स विच इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन if given can kill the different other pathogens, right। तो ये देखोगे आप, तो एक अगर बैड चीज़ देखी जाए या उसको छोड़ दिया जाए कि भाई कई सारे मोनेरन्स जो है
वो डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में, तो ज़्यादातर हम देखेंगे कि मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अलग अलग रूप में फ़ायदेमंद हैं। तो आप फिर से वो कॉन्सेप्ट लगाओ, हमने शुरुआत में जब डाइवर्सिटी स्टार्ट किया था ना, तब कहा था कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी डाइवर्सिटी फॉर अस, कि वाई वी शुड स्टडी द डाइवर्सिटी दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब देखो, अगर हम डाइवर्सिटी नहीं पढ़ते, अगर हम ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली क्लासीफाई नहीं करते, हम उनके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं ऑब्टेन करते, तो हमको कैसे पता चलता कि दीज स्पीशीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन और दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, या दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्पीशीज दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन। और इवन ये भी कैसे पता चलता कि हमको टाइफाइड हुआ तो इससे हुआ, कॉलरा हुआ तो इससे हुआ। तो ये सारी जानकारी हमको पता है क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्सोनॉमी में हमने ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली क्लासीफाई किया है और उस क्लासिफिकेशन की वजह से हम उन्हें प्रॉपरली पढ़ सकते हैं, राइट। तो रहा सवाल लास्ट में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स है, मेंबर्स मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो मोनेरा इस किंगडम को बिलोंग करते हैं, राइट। तो 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से जो मोनेरा किंगडम है, उस मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला आर्के बैक्टीरिया, उसके बाद यू बैक्टीरिया, उसके बाद फिर हम बहुत सारे लिख सकते हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा, क्लैमाइडिया, रिकेट्शिया, या इवन एक्टिनोमाइसिट्स एटसेट्रा। ये सब किसके टाइप्स है? मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले अलग अलग ऑर्गेनिज्म के टाइप्स है, मतलब ये सब मोनेरन्स है, राइट। जिसमें से हम सबसे ज़्यादा डिटेल में जानते पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया को, जो यहाँ आप देख सकते हो 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक, राइट। ऑटोट्रॉफिक है तो हम उन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, है ना, और हेटेरोट्रॉफिक है तो उनके नेचर के हिसाब से हम उन्हें अलग अलग नाम देते हैं। जैसे सैप्रोफाइटिक है तो डिकम्पोजर्स कहेंगे, डिसीज कॉज करता है तो पैथोजन कहेंगे, इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट है तो फर्मेंटेटिंग कहेंगे, राइट। तो जैसे भी नाम हम देना चाहे उनके नेचर या फंक्शन के हिसाब से हम देते हैं, बट बेसिकली वो है तो ट्रू बैक्टीरिया। अब ये वाले जो ट्रू बैक्टीरिया है, यू मतलब ट्रू, इनमें और इनमें क्या फ़र्क है तो आप जानते होंगे, क्योंकि इस बात को भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि आर्के बैक्टीरिया आर द टाइप ऑफ प्रिमिटिव बैक्टीरिया, मतलब सबसे पहले प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स में से एक है आर्के बैक्टीरिया। वो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि आज भी आर्के बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशंस में नहीं पाए जाते। आज भी हमको आर्के बैक्टीरिया की अलग अलग वैरायटीज या स्पीशीज ऐसे ही एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है जो एक्सट्रीम है, हार्श है, डिफिकल्ट टू सर्वाइव है, जैसे कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स या फिर मार्शलैंड्स या फिर अनएरोबिक एनवायरनमेंट वाली जगह है, जैसे कि मार्शलैंड भी अनएरोबिक एनवायरनमेंट ही है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश जैसे आर्कटिक या अंटार्कटिक जोन्स ऑफ द अर्थ, या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिटी या एसिडिक कंडीशंस जहाँ पे है, ऐसा कोई एनवायरनमेंट। तो हाई एसिडिटी, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, ओके, और से वेरी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि तुम्हारा मैंग्रोव्स जहाँ पे पाए जाते हैं, समंदर का पानी, जिसमें नॉर्मली हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जिंदा नहीं रह सकते। तो इन सभी कंडीशंस को हम कुल मिला के कहते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस।
और आज की डेट में भी ये जो ऑर्गेनिजम्स है आर्कीबैक्टीरिया इस ग्रुप को बिलोंग करने वाले, ये इन्हीं हार्श या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, नॉर्मल एनवायरनमेंट्स में नहीं। तो क्योंकि ऐसी ही हार्श एनवायरनमेंट्स या एक्सट्रीम कंडीशंस प्रिमिटिव अर्थ पे हुआ करती थी, तो ऐसा माना जाता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स में से आर्कीबैक्टीरिया ये जो है ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है। और क्योंकि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स एज दे आर नॉर्मली फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस, राइट। तो और एक लास्ट डिस्कशन में एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला ये कंसिडर करो या ये समझो कि माइकोप्लाज्मा इज अ काइंड ऑफ मोनेरा और मोनेरन वो डू नॉट possess सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा को क्यों इंपॉर्टेंट दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आता है विच ऑफ द मोनेरन डू नॉट possess सेल वॉल, इन देम इट इज माइकोप्लाज्मा। और इन्हीं को PPLO भी कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना। PPLO stands for pleuropneumonia like organisms. Okay, so PPLO are nothing but mycoplasma, which is a kind of moneron that do not possess cell wall. Okay, so this is what the description that was needed or that is needed for kingdom Monera. Okay, the first kingdom out of 5. The next kingdom to be described will be no doubt Protista. Okay, the kingdom Protista will be discussed in next lecture. As far as this lecture is concerned, we are done with Monera. Okay, and I hope you understand this. Just go through the video again. If you miss something, okay, you will understand that for sure. Thank you.